ये मुझे खुद अफसोस होता है। मैं चाहता हूँ हमारी सेना बहुत तगड़ी हो। अभी हालत ये है, सेना की काबिलियत है नहीं ज्यादा और हमारी असेसमेंट्स गलत है। वो आप सवाल ये है, वो कश्मीर में बात करना चाहते हैं, आप करना नहीं चाहते हैं। आप में सैन्य क्षमता नहीं है उनको डराने की रही है, क्योंकि सवाल ये है, आत्मनिर्भरता एक नारा है, आप ये समझिएगा। मैं आपके किसी भी एक्सपर्ट से इसको डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। वो एक नारा है। जब भी कोई काम करते हैं आप एक प्लान बनाते हैं कि ऐसी क्या चीज है मेरे दोनों दुश्मनों के पास जो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे अब जैसे ड्रोन देखा सबने, वो ड्रोन के पीछे सब भाग गए। वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आपकी प्रायोरिटी है साइबर, आपकी प्रायोरिटी है स्पेस। वो आप नहीं करेंगे। उसका एक ही रास्ता है, आपको शांति का रास्ता ढूंढना पड़ेगा और वो हो सकता है आप करना नहीं चाहते। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान आपका कैसे बन गया दुश्मन? अभी जब ये मोदी सरकार नहीं आई थी, पिछली सरकार तो उनसे बात कर रही थी। अगर आप आज बात शुरू कर देंगे पाकिस्तान के साथ, वो बार बार आपसे कह रहा है कि मेरे से बात करिए, आप पानी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, पर कश्मीर में पता करिए खुद क्या सब कुछ नॉर्मल हो गया। होता तो वहां से आप फौज निकाल लेते, वो आप निकाल नहीं पाए आज तक। वो आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं आप बहुत ताकतवर हैं। अब सवाल ये, अच्छी बात है ताकतवर बनना, पर पहले बन तो लीजिए। दिक्कत ये है, सवाल ये है, अगर आप ये कह रहे हैं कि अब कश्मीर का मुद्दा ही हल हो गया, हमें सिर्फ पीओके लेना है और हमें कुछ नहीं करना है, तो सवाल ये है फिर आप ताकत बनाइए अपनी मिलिट्री। आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखिए। आपके 80 करोड़ लोग गरीब हैं, बहुत खाने को उनके पास नहीं है। आपकी जो सैन्य क्षमता है वो ठीक नहीं है, आपके खतरे बढ़ गए हैं। ये आपके मुद्दे होने, क्योंकि सवाल ये है, आत्मनिर्भरता एक नारा है, आप ये समझिएगा। मैं आपके किसी भी एक्सपर्ट से इसको डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। वो एक नारा है, जिस दिन मुझे दिख जाएगा इस पे रिसर्च हो रही है, पैसा डाला जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी प्लान है। देखिए, आप जब भी कोई काम करते हैं आप एक प्लान बनाते हैं कि ऐसी क्या चीज है मेरे दोनों दुश्मनों के पास जो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे अब जैसे ड्रोन देखा सबने, वो ड्रोन के पीछे सब भाग गए। वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आपकी प्रायोरिटी है साइबर, आपकी प्रायोरिटी है स्पेस। वो आप नहीं करेंगे क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो वर्चुअल डोमेन्स है। आप देख रहे हैं कि साहब गन चाहिए, आप बताइए मुझे 30 टन की गन आप कौन से वहां पे लेके चले जाएंगे हाई एल्टीट्यूड में चीन के खिलाफ। मैं ये कहने का मतलब ये है, देखिए मुझे खुद अफसोस होता है। मैं चाहता हूं हमारी सेना बहुत तगड़ी हो। अभी हालत ये है, सेना की काबिलियत है नहीं ज्यादा और हमारी असेसमेंट्स गलत है। वो आपने लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह को ही सुन लिया है। और जहां तक दुश्मन है, दुश्मन आज चीन वो है एक देश जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। आप समझिए आपने कहां कहां दुश्मनी बनाई है। और अगर आपको तरक्की करनी है, उसका एक ही रास्ता है, आपको शांति का रास्ता ढूंढना पड़ेगा और वो हो सकता है आप करना नहीं चाहते। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान आपका कैसे बन गया दुश्मन? अभी जब ये मोदी सरकार नहीं आई थी, पिछली सरकार तो उनसे बात कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी उनसे बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है, जब सरकार आती है तो दुश्मन बनते हैं नए। हमें देखना है, एक फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनानी है जिसमें पीस हो, हमारी डेवलपमेंट हो। ना आपका दुश्मन चाइना है, ना पाकिस्तान है, ना आपका दोस्त अमेरिका है, ना इजराइल है। हर मुल्क अपना अपना देख रहा है, तो आपको भी अपना देखना है। अगर आप आज बात शुरू कर देंगे पाकिस्तान के साथ, वो बार बार आपसे कह रहा है कि मेरे से बात करिए, आप पानी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और कश्मीर के ऊपर, तो आप बात तो करिए। अब आप कश्मीर पे तो बात ही नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल। अब आप कहते हैं सब कुछ नॉर्मल हो गया है। आप प्लीज जाइएगा वहां पर कश्मीर में, पता करिए खुद क्या सब कुछ नॉर्मल हो गया है। होता तो वहां से आप फौज निकाल लेते, वो आप निकाल नहीं पाए आज तक। कहने का मतलब ये है आशुतोष जी कि दुश्मन कोई नहीं होता कि चीन उसकी मदद कर रहा है, इसकी कर रहा है। वो तो शी जिनपिंग आए थे यहाँ पर अक्टूबर 2019 में, प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिले थे महाबलीपुरम चेन्नई में। तब उन्होंने कहा था हमें ट्रायंगुलर पीस करनी चाहिए जिसमें चीन भी हो, पाकिस्तान भी हो और हिंदुस्तान भी हो, जिससे कि इस पूरे एरिया का डेवलपमेंट हो। वो आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं आप बहुत ताकतवर हैं।
अब सवाल ये, अच्छी बात है ताकतवर बनना, पर पहले बन तो लीजिए। दिक्कत ये है, वो ये कह रहे हैं कि आप हमसे कश्मीर में बात करिए। आप भी जानते हैं 2007 और 2008 में जब मुशर्रफ थे वहां पर रूलर और यहाँ पे थे हमारे मनमोहन सिंह जी, उस समय पूरा उनका प्लान बन चुका था पीस का, वो 4 पॉइंट फॉर्मूला है उसका, और उन दिनों कोई आतंकवादी नहीं हो रहे थे हमले। जब ये काम चल रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था उन सालों में। तो अब सवाल ये है, वो कश्मीर में बात करना चाहते हैं, आप करना नहीं चाहते, वो ये प्रॉक्सी वॉर चलाते हैं। आप में सैन्य क्षमता नहीं है उनको डराने की। अगर आप में आज वो ताकत होती है, देखिए ये 2-3 अलग अलग इशू है, इनको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। प्रॉक्सी वॉर जो है वो एक मिलिट्री इशू है, उसके लिए आपको सैन्य ताकत बनानी है, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कश्मीर पे बात करो। जब आप कर रहे थे उनसे कश्मीर पे बात 2006 और 8 के बीच में कोई आतंकवादी हमले नहीं हुए, आप चेक कर लीजिए। अब सवाल ये है, अगर आप ये कह रहे हैं कि अब कश्मीर का मुद्दा ही हल हो गया, हमें सिर्फ पीओके लेना है और हमें कुछ नहीं करना है, तो सवाल ये है फिर आप ताकत बनाइए अपनी मिलिट्री ताकत। अगर आपकी बन जाएगी वो बंद कर देगा। तो ये जो है ये 3 स्टेप में काम होना है। पहला स्टेप ये है, हमें पीस चाहिए रीजन में। तो जैसे वो बताया गया था, हमें पीस चाहिए चीन के साथ, पीस चाहिए पाकिस्तान के साथ, और दोनों मुल्क तैयार हैं। चीन हमारे साथ नॉर्मल रिलेशंस करना चाहता है, हम नहीं करना चाहते। अगर आप पहले तो शांति कर लीजिए, अगर आप शांति कर लेंगे तब क्या है, तब टाइम होता है अपनी रिसर्च को सॉर्ट आउट करने में। उसके लिए फिर आप पूरी एक टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाइए। वो दूसरा स्टेप है कि साहब हमें क्या चीज चाहिए, कौन सी चीज हम बाहर से लाएंगे, कौन सी चीज के लिए हमको रशिया से जॉइंट वेंचर करना चाहिए, किसमें हम R&D डालेंगे, वो दूसरा स्टेप है। उसके बाद फिर वो टाइम आएगा जब आप कहेंगे कि मैं, और आपको लड़ाई फिर लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद। अगर आप इतनी कोऑपरेशन कर रहे हैं और खुशहाली हो रही है, साउथ एशिया में तरक्की हो रही है, फिर आप किस बात की लड़ाई करेंगे। फिर भी आपको सैन्य शक्ति बनानी है क्योंकि डिफरेंस होना चाहिए। पर हम अब जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं वो अगले 10 से 15 साल का प्लान है। उस समय क्या हालत होगी किसको क्या पता है। पर आप तैयारी तो करिए, अपना टेक्नोलॉजी मैप बनाइए, आप पीस करिए रीजन के अंदर। उसके बाद देखिए, आप देखिए स्टैंड हमारा क्या है कश्मीर पे। कश्मीर पे 4 पॉइंट फॉर्मूला था मुशर्रफ का, हमने उस पर बातचीत करी, बैक चैनल बातचीत हो रही थी पाकिस्तान के साथ। तो कश्मीर का वो मुद्दा है जिसमें आपको बात करनी है। और आज कश्मीर जो है उसमें चीन भी फिजिकली बैठा हुआ है, चीन फिजिकली बैठा है लद्दाख में, आपके ईस्ट लद्दाख में बैठा है, पाकिस्तान के पास है, आपके पास है। जो आप कश्मीर का नक्शा देखें तो इसमें तो बात करिए आप उनके साथ। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है उसका चीन का ताल्लुक है, दलाई लामा उनके लिए एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। पर अगर आप उसकी हिस्ट्री पूरी देखें तो वो आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता है। चीन सिर्फ ये चाहता है कि जो दलाई लामा जो है आप उसमें इंटरफेरेंस ना करें, जो आप कर रहे हैं। मिसाल देता हूं आपको, नैन्सी पेलोसी जो यूएस स्पीकर होती थी, वो अगस्त 2022 में वो गई थी वहां पर ताइवान। उन्होंने वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करी। ताइवान में जाके वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने गई थी। फिर वहां पे क्या हुआ कि जो चाइना थी उसने अपनी एयरफोर्स को और न्यू नॉर्मल बना दिया वहां पर। अच्छा, उसके बाद वो यहां पर आई जून 2024 में। और क्यों आई? वो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट देने के लिए। वो एक ऐसा एक्ट था जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेनेट और हाउस में पास हुआ था। अच्छा, उनको मालूम था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर दलाई लामा खुद अमेरिका जा रहे थे अपनी नी सर्जरी करवाने, पर वो उसको यहां देना चाहती थी क्योंकि मोदी सरकार भी वही चाहती थी। वो इसलिए चाहती थी, वो आई थी अपने पूरे लॉ मेकर्स के साथ, और भी उनके बहुत लोग आए थे कांग्रेस के। फिर वो जॉइंट फोटोग्राफ्स है प्राइम मिनिस्टर की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल की, वो सब साथ थे। अब सवाल ये है उनका यहाँ आने का मतलब क्या था, धर्मशाला में आके वो देने का। हमारी धरती को इस्तेमाल करना, वो उसको प्रोवोक करने के लिए चाइना को अगेंस्ट द दलाई लामा, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। और दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए वो सोचना है, दलाई लामा जो है वो रिलीजियस लीडर नहीं है, वो रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर दोनों थे। हमने चीन की बहुत मदद करी है। 1959 में दलाई लामा आए थे। अभी मैं उनका जो 1959 में वो यहाँ हिंदुस्तान भागकर आए थे दलाई लामा।
तब से वो इधर ही है। अच्छा, 1960 से धर्मशाला में बैठे हैं। हमने उनकी कितनी मदद करी, वो मैं अभी वो इंटरव्यू सुन रहा था सिंकियों उनके जो है पीपा सरिंग की, तो वो बता रहे थे कि देखिए आज हम 25 मुल्कों में फैले हुए हैं, उनके बहुत बड़े दफ्तर हैं अमेरिका के अंदर और लंदन के अंदर, तो उनका डायस्पोरा पूरा हर जगह है, तो हम उनकी इतनी मदद कर ही चुके हैं। तो अब अगर वो सवाल मैं ये कहता हूँ कि अब उनको सोचना चाहिए, हाँ ठीक है अमेरिका ज्यादा पावरफुल है तो आप अपना मेन दफ्तर वहां खोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप अगर ये कहेंगे कि वहां पर तिब्बत के अंदर चीन ये कर रहा है वो कर रहा है, ये आप तभी कह सकते हैं जब आप ग्लोबल पावर है, कि आपको हर चीज का ध्यान रखना है और आपको नजर रखनी है हर चीज के ऊपर। आप इस समय आप उस स्टेज पर हैं कि आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखिए। आपके 80 करोड़ लोग गरीब हैं, बहुत खाने को उनके पास नहीं है, आपकी जो सैन्य क्षमता है वो ठीक नहीं है, आपके खतरे बढ़ गए हैं, ये आपके मुद्दे होने चाहिए। ये कहां से मुद्दा है कि वो चीन वहां तिब्बत में कर रहा है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। हम उनकी बहुत मदद कर चुके हैं, अब वो भी अपना खुद मदद करे, अपना देखे कहाँ उनको दफ्तर बनाए, जाके लंदन में जहाँ जो उनका मेन दफ्तर है वहां बना ले। ये कह रहा हूं मैं आपसे। मैं ये कहना चाहता हूं, आज आप प्रेसिडेंट ट्रंप को देख लीजिए, हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है उनके साथ। हमने एक बहुत बड़ा जॉइंट स्टेटमेंट इशू करी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे फरवरी इसी 2025 में। अभी वो रोज हमें धमकाते रहते हैं कि मैं 10% लगा दूंगा, तुम ब्रिक्स के मेंबर हो, अब मैं इतना लगा दूंगा। हम उनके साथ 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड करना चाहते हैं 2030 तक। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है क्या? वो तो दुनिया की ताकत है, हम कौन सी ताकत है उनके सामने? कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा, हम उस कगार पे इस समय खड़े हैं जहां हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं तरक्की करने की। आप इधर उधर करके दूसरों के उसमें ना जाएं, आप अपना मसला देखें जिससे आपका जो देश हो वो पीसफुल रहे, वो तरक्की करे। आपके इंटरनल मसले इतने, आप उन्हीं को